नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स के ऑस्मोसिस का क्या किरदार है गार्ड सेल्स में। गार्ड सेल कैसे ऑस्मोसिस क्या करता है और उसमें गार्ड सेल कैसे अपना काम कर रहे होते हैं और उनमें यानी गार्ड सेल में पानी की मूवमेंट कैसे हो रही होती है। आपको मैं एक बात बताता चलूँ, हमने डिफ्यूजन पढ़ा है कि जो हमारे पास लिपिड बाय लेयर है। मैं आपको फिर से एक बार इसको रिवाइज़ करवा दूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये एंड तक आपको 10th में इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, आप 11th यानी FSC में आपके इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। जब एक मॉलिक्यूल इधर से पास करेगा, प्रोटीन के चैनल के अंदर से पास करेगा, वो होगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। या तो वो अंदर आएगा सेल के या फिर सेल से बाहर जाएगा। इसी तरह अगर कोई मॉलिक्यूल लिपिड की जो लेयर है, ये मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ, ये सेल के बाहर है और इसको क्रॉस करके अंदर आएगा या बाहर जाएगा, तो इसको कहेंगे कि ये सिंपल डिफ्यूजन हो रही है। ठीक हो गया। और पानी की मूवमेंट जहाँ पे सल्यूट ज़्यादा पड़ा हुआ है उस तरफ, उसको हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। इन सारी प्रोसेसेस में एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए हम इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फिल्ट्रेशन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, मैंने पहले आपको वीडियो अपने लेक्चर नंबर 1 में उसके बारे में बताया था। अब हम ऑस्मोसिस और गार्ड सेल को पढ़ते हैं। वो कहता है स्टोमेटा एक ओपनिंग है लीफ की एपिडर्मिस में। हमारी बॉडी है, उधर भी हमारी डर्मिस होती है। डर्मिस हमारी एपिडर्मिस हमारी स्किन की जो बाहर की डर्मिस हमारी स्किन है, और जैसे डर्माटोलॉजिस्ट होता है, स्किन स्पेशलिस्ट उसको कहते हैं। तो हमारी जो स्किन के ऊपर वाली जो हमारी जिल्द है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी एपिडर्मिस है। इसी तरह जो पत्ता एक होता है, पत्ता उसके अंदर एक छोटा सा उसके अंदर सुराख होता है, उसको हमने स्टोमेटा कहना है। स्टोमेटा को सराउंड किया होता है, उसको स्टोमेटा जो एक ओपनिंग है, एक हमारे पास समझ लें कोई एक खुली जगह है जहाँ से गैसों का तबादला होना है कि इसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी या जो भी है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो उसके बाहर ये ओपनिंग है ना, उसके बाहर ऐसे गार्ड सेल होंगे। ठीक हो गया। अब इन गार्ड सेल का क्या किरदार है और ऑस्मोसिस का क्या किरदार है हम इसमें देखेंगे। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त, गार्ड सेल आर मेकिंग ग्लूकोज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होती है। मतलब ग्लूकोज एक सल्यूट हो गया ना हमारे पास, क्या हो गया, सल्यूट हो गया हमारे पास। एंड आल्सो आर हाइपरटोनिक, और हाइपरटोनिक होता है, हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज देन दे नियर बाय एपिडर्मिस सेल। ठीक है, ये एक पत्ता है, उसके ऊपर ये ओपनिंग है, उसके इर्द गिर्द 2 गार्ड सेल पड़े हुए हैं। ठीक है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इसी वजह से एपिडर्मिस जो इधर उधर है, इधर नहीं हो रहा फोटोसिंथेसिस, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो ग्लूकोज इसके अंदर बन रहा है। तो ग्लूकोज जैसे नमक था जहाँ पे, तो पानी जो है सल्यूट की तरफ आएगा। ठीक है, जो सल्यूट प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में, उसकी तरफ पानी नहीं आना है ना, तो पानी जो है ना इसके अंदर भरना शुरू हो जाएगा। जैसे वो पहले हमने देखा कि सेल स्वेलो हो जाते थे, देखा ना, इधर हमारे पास सेल के अंदर ज़्यादा सल्यूट है ना। ठीक है, बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है और सेल के अंदर क्या है, ज़्यादा सल्यूट है, तो पानी सेल के अंदर आएगा और सेल फूल जाएगा। इसी तरह जो गार्ड सेल हैं वो भी जब ग्लूकोज उनके अंदर बनेगा फोटोसिंथेसिस की वजह से दिन के वक्त, तो उनके अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। वाटर इंटर देम फ्रॉम नियर बाय सेल एंड दे स्वेल, वो स्वेल हो जाएंगे यानी सूज जाएंगे, फूल जाएंगे। इन दिस फॉर्म दे अस्यूम अ रिजिड बोल्ड शेप एंड द पोर इज क्रिएटेड बिटवीन देम। ठीक हो गया। ये स्टोमेटल एक ओपनिंग है। ठीक है, ये आप इधर एक ओपनिंग समझें, उसके ऊपर ऐसे 2 गार्ड सेल पड़े हुए हैं। दिन के वक्त क्या होता है, उनके अंदर जब ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस की वजह से, क्योंकि सुबह के वक्त रोशनी होती है तभी फोटोसिंथेसिस होना होता है, तो उनमें जब पानी भरता है ना तो वो थोड़े ऐसे हो जाते हैं। जब वो ऐसे होते हैं ना तो उनके अंदर जो स्टोमेटा है, जो ओपनिंग है, वो खुल जाती है और उसके अंदर से गैसों का तबादला होना शुरू हो जाता है। फिर रात को फोटोसिंथेसिस जब खत्म हो जाता है, ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल हो जाता है, तो पानी जो है लीव कर जाता है गार्ड सेल को, तो फिर से वो ओपनिंग बंद हो जाती है। ठीक है। At night when there is low solute concentration of guard cells, water leave them and become flaccid, वो फिर ढीले पड़ जाते हैं वो जो होते हैं गार्ड सेल। In this form the both guard cell rest against one another, ऐसे मतलब एक दूसरे के ऊपर रेस्ट करने लग जाएंगे और इधर जो ओपनिंग थे उनके दरमियान में, मतलब इधर जो उनके दरमियान में ओपनिंग थी वो बंद हो जाएगी। ठीक हो गया। बोथ गार्ड सेल रेस्ट अगेन वन अनदर एंड द ओपनिंग इज क्लोज, और ओपनिंग क्लोज हो जाती है। द ट्रिगर ऑफ द सेल, हमने पढ़ा था जब सेल के अंदर जो प्रेशर लगेगा उसको ट्रिगर प्रेशर कहेंगे, पानी जो लगा रहा होगा, और जो फिनोमेना होगा उसको हम ट्रिगर का नाम देंगे। अब क्या कहता है, द ट्रिगर ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स एंड सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द ट्रीज एंड श्रब। जैसे घास वगैरह उनके पत्ते भी किसी हद तक सख्त होते हैं, उनके अंदर ट्रिगर प्रेशर जो होता है उन पत्तों की शक्ल को मेंटेन
कर रखता है। जो पौधे हमारे पास झाड़ियाँ होती हैं, उनकी बार्क होती है, उनकी छाल होती है, वो उनको अच्छे से सपोर्ट करके रखती है। लेकिन जिनके अंदर कोई इतनी जो झाड़ियाँ होती हैं छोटी, उनकी इतनी खाल नहीं होती, बाहर छाल यानी उनकी नहीं होती, तो वो जो है उनके अंदर टर्गर की वजह से जो होते हैं ना, वो पत्ते अपनी शेप मेंटेन करके रखते हैं। ठीक हो गया। अब इसको पढ़ते हैं। इसके बारे में पेज 175 था। इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको वैसे दिखा दूं, अगर पेज 75 पे ही था, पेज 75 आ जाओ यार, ये रहा, यहीं पे होगा। ये देखें, ये है स्टोमेटा, ये जो ओपनिंग है स्टोमेटा है। ठीक है, दिन के वक्त जो है इसके अंदर ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, ये रात के वक्त वैसे वो दिखा रहा है ना, ये 2 गार्ड सेल हैं, एक ये गार्ड सेल है, एक ये गार्ड सेल है। ठीक हो गया, ये गार्ड सेल है। दिन के वक्त इनके अंदर पानी आएगा, ठीक है, और वैक्यूल के अंदर पानी चला जाएगा और ये फूल जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, गैसों का तबादला हो जाएगा। रात के वक्त ये बंद हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो ग्लूकोज कम हो जाएगा। इधर इस जगह पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज, वो कहता है इसका मतलब क्या होगा कि हमने ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जो एप्लीकेशन है ना, हमने देखा, इंसानों ने देखा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, वो किसी चीज़ को अंदर आने देती है, किसी को नहीं आने देती। इसी वजह से वो आधी चीज़ों को अंदर गुजरने देती है, आधी को नहीं गुजरने देती, इसलिए उसका नाम हमने सेमी परमिएबल रख दिया। इसका नॉलेज इस्तेमाल करते हुए इंसानों ने भी अपनी एक फ़िल्टर टाइप एक परमिएबल मेम्ब्रेन बनाई। उसके हम क्या उसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि उसका हम क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसका क्या इस्तेमाल है अब इस पैरे में हम पढ़ेंगे। द नॉलेज अबाउट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अप्लाइड फॉर वेरियस पर्पजेज। इसका नॉलेज हम ढेर सारी जगह पे अप्लाई करते हैं। We know that semi-permeable membrane is capable of separating substances। हम जानते हैं कि वो जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ सब्सटेंसेस को पास करने देती है, कुछ को नहीं करने देती। इसी वजह से हम दो टाइप के सब्सटेंसेस, 2 किस्म के सब्सटेंसेस को, 2 किस्म के मटेरियल को एक दूसरे से अलहदा जो है ना कर सकते हैं। छोटी चीज़ें हम अलहदा हो जाएंगी, जैसे आप आटा लें या कोई कंकरियाँ लें और उसको जाली के ऊपर रख के ऐसे ऐसे करें, जो छोटे कंकर होंगे वो नीचे चले जाएंगे जाली से। आप एक जाली से ऐसे ऐसे करें ना, तो वो नीचे चले जाएंगे छोटे कंकर, और बाकी कंकर ऊपर रह जाएंगे। ये वही बात है। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स आर यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस। अब इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है कि जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, हम बनाते हैं आर्टिफिशियल, खुद उनको बनाते हैं, उनसे क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्योंकि बड़ा होता है, बैक्टीरिया और वायरसेस छोटे होते हैं, वायरसेस और बैक्टीरिया को हम आपस में सेपरेट कर लेते हैं। एक जगह पे वायरसेस चले जाएंगे जब हम मेम्ब्रेन से उन्हें पास करेंगे, और बैक्टीरिया एक जगह पे रहेगा। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि बैक्टीरिया बड़े होते हैं, इसी वजह से वो उसको मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते, और जो पास कर जाते हैं वो वायरसेस होते हैं। इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया है, या फिर ये अगर ऑर्गेनिज्म होगा तो बैक्टीरिया होगा, अगर नॉन सेलुलर चीज़ होगी तो वो वायरसेस के तौर पे आ जाएगी। ठीक है, हमेशा ये नहीं है कि वो वायरस ही होगा नॉन सेलुलर। वायरसेस अगर उनके अंदर अपना डीएनए उनके पास हुआ, प्रोटीन हुआ, लेकिन वो डेड हुए आउटसाइड द होस्ट सेल, तो उनको हम वायरसेस कंसीडर करते हैं। हमने इसके बारे में वैसे पढ़ लिया हुआ। इन एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज, जब हम पानी को साफ़ करते हैं, जब फिल्टर हमारे घर में लगे होते हैं, मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम इज़ यूज। मेम्ब्रेन ही इस तरह का फिल्टर हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें पानी जो होता है ना उसको हम प्रोसेस कर लेते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी से जो नमकियात होते हैं, जो गंदी चीज़ें होती हैं, वो सेपरेट कर लेती है और वाटर अलहदा कर लेती हैं। इस चीज़ को हम रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। अब वो कहता है एक्सप्लेन वाई इट इज़ नॉट इनफ दैट वी हैव टू से द सोल्यूशन इज़ हाइपरटोनिक। मैंने इसके बारे में ना आपको पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इसके बारे में बताया हुआ है। वो कहाँ पे बताया था, मैंने यहाँ पे बताया था कि हमने ये कहना है कि ये सोल्यूशन इस सोल्यूशन के लिहाज से इतनी हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये अकेली एक सोल्यूशन हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, क्योंकि ये जो है ना रिलेटिव चीज़ें हैं, दोनों रिलेटिव चीज़ें हैं। वो यही इसी के बारे में पूछ रहा है। अब वो कहता है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक आर रिलेटिव टर्म्स, देयरफॉर यू मस्ट से व्हाट द सोल्यूशन इज कंपेयर टू। 2 सोल्यूशन का जब हम इस्तेमाल करेंगे तब हम कहेंगे कि फ़लाँ सोल्यूशन में नमक कम है, वो इसलिए हाइपोटोनिक है, इसमें नमक ज़्यादा है इसीलिए ये हाइपरटोनिक है। एक सोल्यूशन हमारे पास हो तो हम उसका क्या कंपैरिजन करेंगे कि ये हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, किसकी निस्बत, कोई निस्बत तो होनी चाहिए ना। यार ये पानी में पी रहा हूँ, ये नमकीन है, लेकिन कितना नमकीन है, और एक क्वांटिटी होनी चाहिए ना कि उसकी निस्बत ये हाइपरटोनिक है और इसकी निस्बत ये हाइपोटोनिक है। इसीलिए हमें ये एक रिलेटिव टर्म है। इस बात को अपने माइंड में बिठा लेना। ये रिलेटिव वाला वर्ड जो है ना,
ये आपने माइंड में रखना है। अब हम फिल्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। फिल्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल आर फोर्स्ड to move across the semi-permeable membrane with the aid of hydrostatic pressure or the blood pressure। अच्छा, इस बात को मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। वो कहता है फिल्ट्रेशन एक ऐसा अमल है जिसमें छोटे मालिक्यूल जो होते हैं उनके ऊपर जब पानी फोर्स लगाता है या कोई लिक्विड फोर्स लगाता है तो वो जो है ना मेम्ब्रेन को पास करके बाहर आ जाते हैं। वैसे तो वो नहीं आ सकते, लेकिन जब उसके ऊपर प्रेशर लगेगा ना वो बाहर आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये हमारी एक ब्लड वेसल है, ठीक है। बेसिकली ये कैपिलरीज में ज़्यादातर हो रहा होता है इस तरह का काम ना। ये हमारे अंदर कैपिलरीज के अंदर ना ब्लड है। ब्लड ने ना जब ब्लड के अंदर एक मॉलिक्यूल है, ब्लड ने जब इसके ऊपर फोर्स लगाई ना, ठीक है, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो है ना कैपिलरी से इधर से इसकी वॉल या इसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ना बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब हमें कोई चीज़ डंग मारती है तो हमें एडिमा हो जाता है, हमें सूजन हो जाती है। उसमें भी यही हो रहा होता है कि यहाँ ये वाले जो होते हैं ना, इनके जो अंदर जो सुराख होते हैं ये कैपिलरीज के, ये थोड़े खुले हो जाते हैं और पानी छोड़ के इधर आ जाता है, पानी या जो भी होता है, ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इधर आ जाता है। ये क्या होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ये आपको आगे पता चल जाएगा। बहरहाल पानी जो होता है आप समझिए, लिक्विड जो होता है ना या मॉलिक्यूल जो होते हैं बाहर आ जाते हैं, ठीक है, प्रेशर की वजह से। ये एक कैपिलरीज की मैंने वॉल बनाई है, ठीक है, या एक कैपिलरी की ट्यूब टाइप बनाई है ना, उसके ऊपर जब आपको पता चल रहा होगा ना कि एक मॉलिक्यूल अंदर है ना, उसके ऊपर हम प्रेशर लगाएं, वैसे तो ये क्रॉस नहीं कर सकता, जब हम इसे पुश करेंगे, जोर लगाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। इसी चीज़ को हम फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द बॉडी ऑफ एनिमल ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमारी इस नाली के अंदर से खून जा रहा है ना, ये इस वॉल के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगा, यही ब्लड प्रेशर है। कि ये जो हमारी कैपिलरी या आर्टरी जो है उसके ऊपर, ये हमारी ब्लड वेसल, आपको मैं एक कॉमन टर्म में बता दूं, उसके ऊपर जो ब्लड प्रेशर लगा रहा है ना, इसी को कहते हैं कि ये ब्लड का प्रेशर। जैसे पाइप में से पानी गुजर रहा हो तो उसके ऊपर हम हाथ रख दें तो पाइप के अंदर प्रेशर हो जाएगा, और बाहर वाला जो प्रेशर जहाँ पे हमने हाथ रखा होगा उससे जो इधर की जो जगह होगी वहाँ से ज़ोर से पानी निकलेगा, वो वाटर प्रेशर है। इसी तरह ब्लड का प्रेशर है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है फोर्सेस वाटर एंड डिसोल्व मॉलिक्यूल टू मूव थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज वॉल ऑफ द सेल। वो कहता है कैपिलरीज के अंदर जब खून गुजरता है ना तो इतना प्रेशर लगाता है, ये देखें जब इससे गुजर रहा है तो इतना प्रेशर निकालता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देता है, ठीक है। और क्या कहता है इनफिल्ट्रेशन प्रेशर कैन नॉट फोर्स द लार्ज मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना जैसे कि प्रोटीन हो गए, उनके ऊपर जोर लगेगा, वो हैं इतने बड़े, इनके ऊपर जोर लगा दो या तो अगर जब तक ये रप्चर ना हो कैपिलरी तब तक वो बाहर निकल ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो इसी सेल के जो ब्लड है ना, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही ये बड़े मॉलिक्यूल्स रहेंगे, लेकिन जो छोटे हैं वो बाहर निकल जाएंगे। इस बात की समझ आ गई, ये होगी फिल्ट्रेशन, ठीक हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास एनर्जी इस्तेमाल होती है, एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। इसमें भी नो एनर्जी, कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हुई, ठीक है। इसमें भी कोई एनर्जी ऑस्मोसिस में इस्तेमाल नहीं होती, ना ही हमारे पास इधर डिफ्यूजन में कोई एनर्जी इस्तेमाल होती है, ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इस्तेमाल होती है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसका मतलब ये है एनर्जी का इस्तेमाल करके हमने ट्रांसपोर्ट करवानी है मॉलिक्यूल्स की, यानी मॉलिक्यूल्स को या तो सेल के अंदर ले आना या सेल से बाहर ले जाना है। अब वो क्या कहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। पहले हमने पढ़ा था कि नेचुरल फिनोमिना है, अगर एक पहाड़ी से एक बॉल फेंके तो वो नीचे आ जाएगा, ये ऊंचाई से नीचे आया, या एक फुट्टे को हम गर्म करेंगे तो इधर से गर्म करेंगे तो इधर चला जाएगा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इधर है, यानी कंसंट्रेशन गर्मी की इधर ज़्यादा है, या ऊंचाई की शिद्दत इधर ज़्यादा है तो बॉल नीचे आ जाएगा, ठीक है। या फिर जिधर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे मॉलिक्यूल मूव कर देंगे जिधर थोड़े मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन इसका क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको मज़ीद इस चीज़ को क्लियर हो जाए आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक सेल है हमारे पास, उसको ना अंदर अपने ना एक चीज़ चाहिए, कोई मॉलिक्यूल चाहिए अंदर। मैं आपको ABC कोई भी आप ज़हन में रख लें, एक सेल है, उसको एक मॉलिक्यूल की ना, एक किस्म के मॉलिक्यूल की ना ज़्यादा ज़रूरत है। बाय उसके अंदर जो है ना पहले ही काफ़ी मॉलिक्यूल है, लेकिन उसको और भी ज़रूरत है, ठीक है। और बाहर उसके थोड़े मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, लेकिन सेल को ज़रूरत है, उसको अपने कोई काम है ऐसा, उसको इन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है। अब हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल तो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाएंगे। असली बात तो ये है कि ये मॉलिक्यूल जो हैं ये चले जाएं बाहर, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा किया सिस्टम कि हमारी जो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके ऊपर एक लगा दिया इस तरह का पंप, ठीक है, पंप लगा दिया। अब पंप को क्या है, पंप को हम देंगे ATP ज़्यादातर, ठीक है। जब हम ATP देंगे ना, पहले इधर ज़्यादा पड़ा है, वो जो मॉलिक्यूल है ना अंदर ज़्यादा है, बाहर बिल्कुल कम है,
फिर भी जब हम इसको एनर्जी देंगे ना, ये इसको ज़बरदस्ती पकड़ेगा मॉलिक्यूल को और इसको अंदर छोड़ देगा, इसको ज़बरदस्ती पकड़ेगा और अंदर छोड़ देगा। इस चीज़ को हमने नाम दे देना है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, कि इसमें हम एनर्जी का इस्तेमाल एटीपी की एक किस्म है ना एनर्जी की, इस किस्म में हम एनर्जी का इस्तेमाल जो है कर रहे हैं और इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया, इस बात की समझ आ गई आपको। आगे वो कहता है कि दिस मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो मैंने बात आपको पहले समझा दी है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ हमें काम करना जब होगा ना, मतलब पहले ही इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हमने फिर भी इस मॉलिक्यूल को अंदर ले जाना है, तो हम कंसंट्रेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम नेचुरल काम नहीं कर रहे, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो वो एनर्जी किस किस्म में हम इस्तेमाल करेंगे? एटीपी को। इसको करेंसी ऑफ सेल का नाम भी देते हैं, करेंसी ऑफ सेल। मैं पूछूं आपसे करेंसी ऑफ सेल क्या है, आपने कहना एटीपी है। सेल के अंदर जो पैसा या सिक्का चलता है ना, हर एक मुल्क का एक अपना सिक्का होता है, सेल का जो सिक्का है वो एटीपी है। ठीक हो गया। सेल अपने काम एटीपी दे के चीज़ों को, इस पंप को वो एटीपी देगा, इस पंप के अंदर एनर्जी आएगी, पंप एक मॉलिक्यूल पकड़ेगा, उसको अंदर भेज देगा। ये मैंने वैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर इजी करने के लिए आपको समझा दिया बात। अब इसमें पढ़ते हैं, इस प्रोसेस में वो कहता है कैरियर प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यूज एनर्जी टू मूव मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वो कहता है इस तरह के ना प्रोटीन होते हैं ना, हमने फैसिलिटेटेड में भी पढ़ा था कि इस तरह जो है ना सेल जो है ना प्रोटीन जो है ना वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल को अंदर ले जा रहे हैं, कुछ को बाहर लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह और भी मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल किस्म के प्रोटीन होते हैं जो कि एनर्जी एटीपी का, ये देखें एटीपी का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखें इधर पोटाशियम, ये के से मतलब पोटाशियम ज़्यादा है, ठीक है अंदर, फिर भी वो पोटाशियम बाहर देखें 3 है, अंदर देखें 5 हैं, फिर भी वो 2 पोटाशियम को अंदर लेके आ रहा है, कंसंट्रेशन के खिलाफ लेके आ रहा है। बाहर देखें 1 2 3 4 5 6 सोडियम है, अंदर देखें 4 सोडियम है, फिर भी वो 3 सोडियम को बाहर लेके जा रहा है। इस कैरियर प्रोटीन का जो नाम है वो है सोडियम पोटाशियम पंप। इस कैरियर प्रोटीन को हमने क्या कहना है? सोडियम पोटाशियम पंप, क्योंकि ये सोडियम और पोटाशियम को पंप कर रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है उनको, सेल के अंदर या बाहर। तो इसी वजह से हम इसका नाम भी सोडियम पोटाशियम पंप रख देते हैं। अब इसका काम क्या होता है? सेल के अंदर से 3 सोडियम को पकड़ेगा, पहले एटीपी लेगा, एटीपी को हजम करेगा, इसके अंदर पावर आ जाएगी। अब ये क्या करेगा? 3 सोडियम्स को पकड़ेगा, बाहर ले जाएगा, और 2 पोटाशियम को पकड़ेगा, अंदर ले आएगा। हालांकि पोटाशियम अंदर ज़्यादा है, फिर भी पोटाशियम की हमें अंदर ज़रूरत होती है नर्व को ना, करंट गुजारने के लिए अपने ऊपर से नर्व को ना, कि अगर एक नर्व है ना, ठीक है, ये बेसिकली नर्व सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब हमारे नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले आपको ये बात समझा दी हुई है, वैसे मैं आपको इधर से ही दिखा देता हूँ जहाँ से मैंने आपको समझाई है। वो मैंने आपको बात समझाई थी किस टॉपिक में, हाँ ये रहा। मैंने आपको बताया था नर्व कंडक्ट कैसे होती है यार, जब दिमाग से ना हाथ की तरफ दिमाग हाथ की तरफ सिग्नल भेजेगा ना, वो जो सिग्नल ट्रैवल हो रहा होगा दिमाग से हाथ की तरफ, इसी को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं आम लफ्ज़ों में। या दिमाग से हाथ की तरफ सिग्नल जा रहा है या हाथ से दिमाग की तरफ सिग्नल आ रहा है, ठीक है। हाथ हमने गर्म चीज़ पे रख दिया, वो दिमाग को सिग्नल भेजेगा, किसके ज़रिए भेजेगा? कोई तार तो चाहिए ना, वो जो तार है वो नर्व है, ठीक है। और उसके अंदर नर्व सेल हैं, और उसके अंदर नर्व सेल हैं, और उनके अंदर से जो करंट पास करता है ना, उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। अब वो ये क्या इधर कहना चाह रहा है, मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी है। फॉर एग्जांपल जो नर्व सेल हैं हैव कैरियर प्रोटीन, उनके अंदर कैरियर प्रोटीन होता है जिसको सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। इन अ रेस्टिंग नॉन कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स, जब कोई भी दिमाग सिग्नल नहीं भेज रहा होता उस दौरान क्या होता है? पंप क्या होता है? एटीपी को लेता है और जो होता है ना पोटाशियम को अंदर भेज देता है। पोटाशियम जब अंदर जाता है, लोअर कंसनट्रेशन जो होता है ना, पोटाशियम की लोअर कंसनट्रेशन जो होती है ना यार, बेसिकली उसने क्या करना है? एटीपी लेनी है, पोटाशियम को उठाना है, पोटाशियम को अंदर ले जाना है, ठीक है। और क्या करना है? सोडियम को उठाना है, उसको बाहर ले जाना है। एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल, जो सोडियम की कंसंट्रेशन है पहले ही लो है इनसाइड द सेल, फिर भी उसको बाहर भेज देना है। फॉर दिस पर्पज द पंप एक्टिवली मूव सोडियम आउटसाइड, पंप ने सोडियम को बाहर मूव करवा देना है ऑफ द सेल एंड
वेयर दे आर ऑलरेडी हायर, जहाँ पे पहले ज़्यादा वहीं पे भेजी जाएगा, पहले ही ज़्यादा है फिर भी वहीं भेज रहा है, कंसंट्रेशन के खिलाफ काम कर रहा है, ठीक है। आउटसाइड द सेल वेयर दे आर ऑलरेडी इन हायर कंसंट्रेशन, सिमिलरली द पंप मूव द पोटाशियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड पोटाशियम को लेके आ जाएगा, पोटाशियम को, ठीक है, टू द सेल वेयर दे आर ऑलरेडी इन हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर ही उसको लेके जाएगा एनर्जी के खिलाफ। जिस कब कर रहा है, जब कोई इम्पल्स, जब दिमाग कहीं भी सिग्नल नहीं भेज रहा और वो नर्व के अंदर कोई इम्पल्स पास नहीं कर रही, तब ये पंप सोडियम पोटाशियम पंप काम कर रहा है। इसे सोडियम पोटाशियम एटीपेज का भी कहते हैं, सोडियम पोटाशियम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेटेज भी कहते हैं, इसे सोडियम पोटाशियम पंप भी कहते हैं, कोई लोग इसे सोडियम पोटाशियम कैरियर भी कहते हैं, सोडियम पोटाशियम, या इसको प्रोटीन कैरियर भी कहते हैं। तो इतने नाम है इसके, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एमबीबीएस में आएंगे तो आप जब दिमाग का चैप्टर पढ़ेंगे कि दिमाग कैसे सिग्नल भेजता है, जब आप न्यूरोलॉजी पढ़ेंगे तब ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना याद करनी चाहिए कि सोडियम पोटाशियम पंप ने 2 पोटाशियम को अंदर ले जाना है, 3 सोडियम को बाहर ले के आना है। जब ये कब काम कर रहा होगा, जब नर्व इम्पल्स नहीं पास हो रही होगी, इसने एटीपी का इस्तेमाल करना है, इसने कंसंट्रेशन के खिलाफ काम करना है। जहाँ पे जिस चीज़ की कंसंट्रेशन कम है उधर से फिर भी उठा के हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जाएगा। पोटाशियम अंदर कम है फिर भी पोटाशियम को अंदर भेजेगा, सोडियम बाहर ज़्यादा है तो अंदर कम है, फिर अंदर से उसको बाहर भेज देगा, जहाँ पे ज़्यादा है ना वहीं पे भेज देगा। तो कंसंट्रेशन के खिलाफ काम करना है। इतनी बात आपको समझ आ गई। इन डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल कैन पास अक्रॉस मेम्ब्रेन विच प्रोसेस वुड मूव द मॉलिक्यूल फास्टर। कौन सी है ऐसी प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल तेज़ी से पास करेंगे, वो फिल्ट्रेशन है। क्यों? क्योंकि यार कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होगा ना उसकी वजह से डिफ्यूजन होनी है, ठीक है। कंसंट्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल इधर से डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर या सेल से बाहर चले जाएंगे। लेकिन फिल्ट्रेशन क्या है, हमने प्रेशर लगा के सेल को बाहर भेजना है। जिसको एक बंदा ऐसे चल के जा रहा हो, ठीक है, तो वो आहिस्ता जाएगा, लेकिन बंदा जो है उसको मैं मॉलिक्यूल समझ रहा हूँ। एक बंदा है वो जा रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से जा रहा है, जहाँ पे उसका दिल कर रहा है वहाँ पे जा रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। एक बंदा है, एक तो अपनी मर्ज़ी से भी जा रहा है, ऊपर से हम उसको धक्का लगा के भेज रहे हैं तो वो जल्दी नहीं पहुंचेगा। इसी तरह हम इन मॉलिक्यूल को पीछे से धक्का देते हैं और ये जल्दी से अपना काम जो कर देते हैं, यानी सेल से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए फिल्ट्रेशन जो है वो फास्टर प्रोसेस है। अब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में आ गया। एंडो और एक्सो दोनों में एनर्जी इस्तेमाल होती है, ठीक है। पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझा दूँ तो फिर मैं पढ़ के बता दूंगा। कोई भी ये हमारा सेल है, कोई भी है एक मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, जो ना तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से पास करता हो, ना डिफ्यूजन से पास करता हो, ना फिल्ट्रेशन से पास करता हो, ठीक है। क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो डिफ्यूजन से पास करेंगे, बड़े मॉलिक्यूल और जिनके ऊपर चार्ज होगा वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से अपना मूव आउट करेंगे या ट्रांसपोर्ट अपनी जो है करेंगे। जो बहुत बड़े, जो बल्कि हैं, मतलब बहुत बड़े, बल्कि कहते हैं भारी भरकम जो मटेरियल है ना, उसको अगर अंदर सेल के जाना तो वो कैसे जाएगा। पहले क्या होता है, मैं आपको ना इधर डायग्राम की मदद से ना समझाता हूँ, 1 मिनट में ना आपको समझ आ जाएगी। क्या होता है, हमारे पास ये एक बड़ा मॉलिक्यूल आ गया है, ठीक है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये है तो इस तरह गोल गोल बड़ी, इधर इस तरह मैं चलो बना भी देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये न्यूक्लियस है, ये इसने अंदर जाना है, ये इधर आएगा, जोर लगाएगा इधर, इधर क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो, अब मैं पूरा सेल नहीं ड्रा करूँगा, ये जो उसकी मेम्ब्रेन है ना, ये क्या होगी, इस तरह हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। इसके ऊपर जब जोर लगाए ना मेम्ब्रेन इस तरह हो जाएगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब ये और जोर लगाएगा ना तो ये जो है ना ये इस तरह मेम्ब्रेन हो जाएगी, इस तरह, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल जो बड़ा सा मॉलिक्यूल था इसके अंदर था, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये मेम्ब्रेन जो है ये इधर से बंद हो जाएगी और ये जो है मेम्ब्रेन उसके ऊपर आ जाएगी और ये बड़ा मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर चला जाएगा। ये प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। एंड का मतलब है अंदर जा रहा है, एक्सो का मतलब है बाहर एग्जिट मार रहा है, ठीक हो गया। अब देखें, एक मॉलिक्यूल आया, उसने जब जोर लगाया इस तरह, वो इस तरह क्या हुआ, उसने अपने ऊपर मेम्ब्रेन जो है अपने साथ ली और सेल यहाँ से फिर बंद हो जाएगा, ये अंदर आ गया। इसको हमने वैक्यूल या वेजिकल का नाम दे दिया। जब किसी चीज़ ने बाहर जाना होता है, इस तरह का वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल बनाता है, सेल को ज़रूरत नहीं होती, सेल बाहर भेज रहा होता है, तो वो क्या आता है, एक वेजिकल के अंदर पैक होता है और बाहर चला जाता है, ठीक हो गया। ये है एंडोसाइटोसिस में सेल अंदर आ रहा है कोई चीज़, और एक्सोसाइटोसिस में सेल से मटेरियल बाहर जा रहा है, ठीक हो गया। अब इसको पढ़ लेते हैं।
इन दिस प्रोसेस सेलुलर इंजेक्शन, जब सेलुलर इंजेक्शन हो रही हो, जब सेल अपने अंदर कोई चीज़ इंजेस्ट कर रहा हो यानी अपने अंदर कोई चीज़ ले रहा हो, ठीक है, ऑफ बल्कि मटेरियल, बहुत भारी भरकम मटेरियल, इन फोल्डिंग का मतलब है जैसे फोल्ड बनता है उसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, उसके अंदर इस तरह मटेरियल आ जाता है और फिर अंदर चला जाता है। ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सी द स्टेप्स, हमने स्टेप पहले देख लिए हैं कैसे अंदर जाता है। द टू फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस, एक फैगोसाइटोसिस, एक पाइनोसाइटोसिस। जो फाइगोसाइटोसिस है उसको सेलुलर ईटिंग कहते हैं, जब कोई सॉलिड मटेरियल आएगा, ठीक है, जब हम सॉलिड चीज़ें खाते हैं, एक हम इंसान क्या होते हैं, एक या खाते हैं या पीते हैं, जो सेल खाएगा ना उसको हम फैगोसाइटोसिस का नाम देंगे, या सेल जब पिएगा तो उसको पिनोसाइटोसिस का नाम देंगे। सेलुलर ड्रिंकिंग इज पिनोसाइटोसिस, सेलुलर ईटिंग इज फैगोसाइटोसिस। द फैगोसाइटोसिस, अब उसकी इसने डेफिनेशन दे दी है। फैगोसाइटोसिस क्या है? सेल टेक्स द सॉलिड मटेरियल, सेल अपने अंदर सख्त चीज़ें सॉलिड मटेरियल लेके जाएगा। वाइल पाइनोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस भी इसको कहते हैं, उसमें क्या होगा, सेल टेक करेगा लिक्विड सब्सटेंसेस को या लिक्विड ड्रॉपलेट्स को। जब सेल कोई लिक्विड अपने अंदर ले जाएगा ना अपनी मेम्ब्रेन के ज़रिए, तो वो ले जाएगा पाइनोसाइटोसिस के ज़रिए, जब पानी वगैरह लिक्विड लेके जाएगा। लेकिन जब सॉलिड लेके जाएगा तो उसको फैगोसाइटोसिस करेंगे। ये दोनों फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस हो या फिर पाइनोसाइटोसिस हो, ये दोनों एंडोसाइटोसिस की क्या हैं, टाइप्स हैं। ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। अब आगे एक्सोसाइटोसिस पढ़ लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच बल्कि मटेरियल इज एक्सपोर्टेड। ये क्या है, इसके ज़रिए हम बाहर, सेल से बाहर चीज़ों को भेजते हैं। हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट था, वो सेल को ज़रूरत नहीं थी, सेल ने उसको बाहर भेजना है। तो ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये 4 स्टेप, ये एक्सोसाइटोसिस के हैं। ये वाला स्टेप, ये दूसरा और ये तीसरा, ये एंडोसाइटोसिस के हैं। अब इसमें क्या होता है, बल्कि मटेरियल सेल एक्सपोर्ट कर देता है, बाहर भेज देता है। दिस प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस में न्यू मेम्ब्रेन ऐड होती है, विच रिप्लेस द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। अब इसका क्या मतलब है, जब सेल आएगा, सेल का ये मेम्ब्रेन का एक हिस्सा सेल का जो है ना अपने साथ ये लेके आ गया था ये बल्कि मटेरियल, तो जब ये जाएगा तो ये मेम्ब्रेन का हिस्सा जो है ना वापस ऐड हो जाएगा। इसीलिए वो कह रहा है इस प्रोसेस में नई मेम्ब्रेन का टुकड़ा जो है ना सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। अब ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा, इसके ऊपर से मेम्ब्रेन रिमूव करके बगैर मेम्ब्रेन के इसको बाहर हम फेंक देंगे। थैंक यू सो मच। कोई बात आपको समझ ना आई हो, आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप ज़रूर पूछें, कमेंट में आंसर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, आप मुझे सपोर्ट करें और इंशाल्लाह मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी much and best of luck for your studies.